मैं अपनी मस्ती में मगन थी। मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी कि अचानक से नंद के शौहर ने मुझे कपड़े बदलते देख लिया। मेरी खूबसूरती को देखकर देखता ही रह गया और खुद पर काबू ना रख सका। नंद के शौहर ने मेरी भरी जवानी का इस कहानी को मुकम्मल सुने, पसंद आएगी। लाइक शेयर लाज़मी करें, शुक्रिया। मेरा नाम कलसूम है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। शौहर दुबई में काम करता है। शादी के 1 हफ्ते बाद वापस दुबई चला गया। जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी। कुछ दिन के लिए मेरी नंद आलिया और उनके शौहर कामरान मेरे घर रहने आए थे। लेकिन आलिया थोड़ी देर पहले ही सासू माँ के साथ बाजार चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और कामरान भाई ही थे। मैं किचन में खाना बना रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे मेरी धड़कन ही रुक गई। वहाँ नंद का शौहर कामरान भाई खड़े थे और बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इनका ये अंदाज देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैंने हिम्मत की, खुद को संभाला और आराम से पूछा, कामरान भाई, आपको कुछ चाहिए? मेरी बात सुनकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दोबारा मुझे घूरने लगे और इनकी नज़रें मुझ पर जम गईं। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की ताकि खुद को छुपा सकूं, लेकिन मुझे याद आया कि मैं दुपट्टा लेना भूल गई थी और इस वक्त मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। कामरान भाई की नज़रें मुसलसल मुझ पर ही लगी हुई थीं। दूसरी तरफ अब मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कामरान भाई को अचानक क्या हो गया है। कल तक तो वो मुझसे बहुत प्यार और इज़्ज़त से पेश आते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे छोटी-छोटी बात समझाते थे। लेकिन एकदम से ही सब कुछ बदल गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए और मुझसे पूछने लगे, आलिया और अम्मी को वापस आने में कितनी देर है? इनकी बात सुनकर मैंने एक गहरा सांस लिया और झूठ बोल दिया कि वो बस 5 मिनट में आने ही वाले होंगे, जबकि मुझे मालूम था कि उनकी वापसी में अभी पूरा 1 घंटा बाकी था। इनकी बातें और ये अंदाज़ देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे इन सब कामों से बहुत डर लगता था और मैं अपनी नंद का घर और इनका हक किसी कीमत पर बर्बाद नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरी सोच से भी ज़्यादा ज़ालिम और चालाक इंसान हैं। वो हालात ही ऐसे बना देंगे कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहूँगी। वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे और जैसे-जैसे वो मेरे करीब आ रहे थे, डर के मारे मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत की, इनके सीने पर हाथ रखा और उन्हें खुद से पीछे धकेल दिया। मेरी इस हरकत पर कामरान भाई के चेहरे पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो मेरे इस घबराहट से लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे हों। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहते या मज़ीद करीब आते, मैंने शर्म और डर के मारे एक बहाना बनाया और कहा, मैं खाना बना चुकी हूँ। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने शरारत से हाँ में सर हिलाया और इनके चेहरे की वो रुमानवी मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। मैं जब किचन से बाहर निकल रही थी, तब भी मुझे अपनी पीठ पर इनकी नज़रों की तपश साफ महसूस हो रही थी, जैसे इनकी नज़रें मेरा पीछा कर रही हों। इससे पहले कि मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल होती, मुझे अचानक नुकरानी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मुझे एक सुकून सा मिला। वो पिछले 1 हफ्ते से छुट्टियों पर अपने गाँव गई हुई थी और इसकी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम मैं अकेली ही संभाल रही थी। इसे देखकर मुझे लगा कि अब शायद मैं इस माहौल से थोड़ा बच जाऊंगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। मैंने जल्दी से जाकर उसे गले लगा लिया। मेरी ये हरकत देखकर वो खुद हैरान हो गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं आमतौर पर किसी से इतना घुलती मिलती नहीं हूँ। गले लगाना तो दूर की बात, मैं तो नौकरानियों से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मगर इस वक्त कामरान भाई के इस करीबी और मानवीय अंदाज ने मुझे इतना बेचैन कर दिया था कि नौकरानी को देखकर मुझे दिली खुशी हुई। वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगी, बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर बाकी का काम संभाल लो। मेरी बात सुनकर वो किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो किचन के अंदर दाखिल होती, अचानक कामरान भाई वहां आ गए और उन्होंने नौकरानी को वहां से जाने का कह दिया। इनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो नौकरानी को इस तरह घर भेजने की कोशिश करेंगे। नौकरानी भी उलझन में पड़ गई। वो कभी मेरी तरफ देखती तो कभी कामरान भाई की तरफ।
आखिरकार इसने पूछा, बड़ी बीबी जी कहाँ हैं? मैंने उनसे बात करनी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, कामरान भाई बात काटते हुए बोले, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। इनकी तबीयत खराब है और मेरी बीवी आलिया भी इनके पास ही बैठी है। नुकरानी ने कहा, मैं उनके पास जाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती, कामरान भाई इसके सामने आकर खड़े हो गए और एक दबदबे वाले सख्त लहजे में कहने लगे, मैंने तुमसे कहा कि अभी घर जाओ और कल काम पर आना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इनका लहजा एकदम बदल चुका था और इनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और जुनून था। मैंने उन्हें पहले कभी इस अंदाज में नहीं देखा था। नुकरानी भी खौफजदा हो गई और डरते हुए कहने लगी, माफ़ कीजिएगा साहब, मैं बस जा रही हूँ। नुकरानी के जाते ही मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस सुनसान घर में कामरान भाई की इन रुमानवी और ख़तरनाक नज़रों से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जिस तरह वो हालात को अपने काबू में कर रहे थे और जिस अंदाज से वो मुझे अकेला पाकर मेरी तरफ देख रहे थे, वो सब देखकर मुझ पर एक अजीब सा खौफ और सनसनी तारी हो गई। नुकरानी के जाते ही कामरान भाई के चेहरे पर फिर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो मुझसे कहने लगे, आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बीच आए। तुम जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। इनका अंदाज देखकर मैं समझ गई कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। मैंने पूछा, आपको जो भी बात करनी है अभी यहीं कर लें, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। वो हंसकर बोले, ये बातें बताने की नहीं, समझाने की हैं और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि मैं अब पूरे 1 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि अम्मी ने फ़ोन पर बताया था कि वो ठीक 1 घंटे में आलिया के साथ वापस आ जाएंगी। मैं भी मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चल दी ताकि उन्हें शक ना हो। मुझे इनकी नज़रें और अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और मुझे शदीद गुस्सा था, मगर मैं मजबूर थी। मैं ये बात आलिया को बताकर इसका घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे इन दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार आ जाती जो कभी ना भरती। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं अपने तरीके से इस मामले को संभालूंगी, ताकि मेरी इज्जत भी महफूज रहे और कामरान भाई को हमेशा के लिए एक सबक भी मिल जाए। लेकिन मैं ये बात भूल गई थी कि कामरान इस खेल का पुराना खिलाड़ी है और इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत मामूली हैं। इसे अच्छी तरह मालूम था कि हालात को कैसे काबू करना है। मैं अपने कमरे में चली गई और कपड़े निकाल कर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और मेरा बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं पछता रही थी कि मैं अपना मोबाइल साथ क्यों नहीं लाई। अगर मोबाइल पास होता तो मैं अम्मी को कॉल करके इनकी वापसी का पक्का वक्त पूछ लेती। मेरी ये बहुत बुरी आदत थी कि मैं छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और इसी वजह से अक्सर बड़े मसलों में फंस जाती थी। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मैं जिस मसले में फंसने जा रही हूँ वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। मैं काफ़ी देर तक वॉशरूम में ही सोचती रही कि क्या करूँ। पूरा 1 घंटा यहीं इंतज़ार करूँ या बाहर निकलूँ। मैंने दरवाजे से कान लगा कर सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक मुझे याद आया कि कमरे में दाखिल होते वक्त मैंने मेन दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं वॉशरूम से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। सामने कोई और नहीं बल्कि कामरान ही खड़ा था, जो इस वक्त बहुत ही गलत नज़रों से मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी मुझ पर झपट पड़ेगा। उसे देखकर डर के मारे मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। मैंने पूछा, आप इस वक्त जहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कराया और कहने लगा, वही जो तुम कब से मुझसे चाह रही थी। मैंने तेज़ी से इनकार में सर हिलाया और चिल्लाते हुए कहा, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बेहतर यही है कि आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मगर वो बाहर जाने के बजाय मुसलसल मुझे घूरे जा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे कामरान की मौजूदगी में ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े और मिन्नतें करते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें और यहाँ से चले जाएं। मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब वो मेरी तरफ बढ़ने लगा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैंने चीख कर कहा, वहीं रुक जाओ। मेरी चीख सुनकर कामरान के कदम एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था, बल्कि मेरी ये घबराहट इसके जज्बात को और हवा दे रही थी। वो इंतहाई धीमे और नप्पे तले कदमों से चलता हुआ मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इस वक्त हम दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। मुझे इसकी सांसों की गर्माइश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। डर और सनसनी के एक अजीब मिले जुले एहसास से मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। इसने बहुत नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया
और मेरी गाल पर आने वाली बाल की लट को आहिस्ता से मेरे कान के पीछे कर दिया। इसके हाथ का वो हल्का सा लम्स मेरे पूरे जिस्म में एक करंट की तरह दौड़ गया। तुम जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो, उतनी ही दिलकश लग रही हो, इसने बहुत मध्यम और सरगोशी वाले अंदाज में कहा। इसकी नज़रें मुसलसल मेरे चेहरे और वजूद पर जमी हुई थीं, जिनमें एक अजीब सा सहर और जुनून था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी पीठ दीवार से जा लगी। कामरान ने अपने दोनों हाथ मेरे दाएं और बाएं दीवार पर रख दिए, जिससे मैं पूरी तरह इसके एसार में आ गई। इसके इस करीबी और रोमानवी अंदाज ने मुझे अंदर से बिल्कुल बेबस कर दिया था, और मैं चाह कर भी अब इसके सहर से निकल नहीं पा रही थी। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।